मैं पीसी तिवारी। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो उनको हम एक शब्द में बदलने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं, यानी कि समस्त पद बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि समस्त पद क्या है? तो समस्त पद अनेक शब्द को एक साथ मिला दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है, उसको समस्त पद कहते हैं। इसमें दो चार तकनीकी शब्द आएंगे जिस पर हम विचार कर लेते हैं। समस्त पद, विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद। और ये पद क्या होता है? पद का अर्थ होता है शब्द। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, शब्द ही पद कहलाते हैं। लेकिन कब कहलाते हैं? जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो अब शब्द कहलाएंगे, लेकिन अकेले लिखेंगे तो उसे शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, पुस्तक का आलय। अलग अलग बोलेंगे। पुस्तक बोले तो पुस्तक एक शब्द है, का बोलेंगे एक शब्द है, आलय एक शब्द हो गया। लेकिन जब एक साथ लिख दिया गया तो अब ये शब्द नहीं रहे। पुस्तक एक पद हो गया, का एक पद हो गया, आलय एक पद हो गया। इसी को पद कहते हैं। अब समस्त पद बता ही चुके हैं क्या होता है। अनेक पदों को एक साथ मिलाकर लिखने को समस्त पद कहते हैं। विग्रह क्या होता है? तो समस्त पद का ठीक उल्टा होता है विग्रह। विग्रह में यह होता है कि समस्त पद को अलग अलग करके लिख देते हैं, शब्दों को यानी पदों को अलग अलग करके लिख देते हैं, उसी को विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद है पुस्तकालय, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुस्तक का आलय। लेकिन अगर विग्रह है पुस्तक का आलय, इसे समस्त पद बनाने के लिए कहा जाए तो समस्त पद हो जाएगा, ये का लोप हो जाएगा और हो जाएगा पुस्तकालय। अब इसमें दो शब्द और आते हैं, एक तो पूर्व पद और उत्तर पद। ये पूर्व पद और उत्तर पद किस चिड़िया का नाम है, इसको भी समझ लीजिए। पूर्व का मतलब होता है पहला पद और उत्तर का मतलब बाद वाला पद। यानी किसी भी शब्द में जब समास में आप पढ़ेंगे तो दो पद होते हैं, या तो पहले या तो बाद वाला, दो पद मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पुस्तक और आलय दो शब्द हैं पुस्तकालय में, तो पुस्तक पूर्व पद हो जाएगा। पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब बाद वाला। आलय इसका जो शब्द है इसमें छिपा हुआ है आलय, जिसको यहाँ विग्रह करके अलग कर दिया गया है। यह आलय उत्तर पद कहलाएगा, पहला पद। और इसी को पहला पद और दूसरा पद भी कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब समास के बारे में दूसरी जो बात समझनी है वो ये कि समास कितने तरह का होता है। तो देखिए, समास चार तरह का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इस तत्पुरुष समास के ही दो भेद और होते हैं, एक तो द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। इस तरह से 6 समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी क्रम में पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए बात समझ में आ जाएगी। फिर दूसरा क्रम हम समझेंगे तो ये इधर का उधर हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखेंगे एक तारतम्यता है, एक नियम बंधा हुआ है। वो क्या है? पहला देखिए अव्ययी भाव। अव्ययी अर्थात अव्यय से बना है अव्ययी। अव्यय क्या होता है? अव्यय कहते हैं अविकारी शब्द। शब्द दो तरह के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग वचन पुरुष के अनुसार उसमें बदलाव हो जाता है। जैसे लड़का कहें तो लड़के, लड़कियां, लड़कों, ये कई तरह से इसका रूप बदल जाता है। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, खासतौर से जो उपसर्ग होते हैं या क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम ले लें प्रतिदिन। प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न इसका वचन बदलेगा न लिंग बदलेगा, इसको इसी रूप में हमेशा लिखते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, ये सभी अविकारी शब्द हैं। इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है। और क्या होता है?
इसकी दूसरी विशेषता होती है कि यह पहला पद जो है यही या तो क्रिया विशेषण होता है या फिर अधिकतर उपसर्ग होता है। इसलिए जब क्रिया विशेषण या उपसर्ग होता है, ये पहला पद अव्यय होता है, यही मुख्य होता है, तो पूरा पद अव्यय की तरह काम करता है, अविकारी हो जाता है। अब इसको हम विग्रह करते हैं, एक उदाहरण प्रतिदिन, तो इसका विग्रह कर देते हैं प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। आपने देखा कि यहाँ पर पहला ही पद प्रधान है, हम प्रतिदिन कहते हैं तो दिन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, प्रत्येक यहाँ पर मुख्य है। और यथा समय जब हम बोलते हैं तो समय यहाँ पर मुख्य नहीं है, हम यथा है, अनुसार शब्द जो है मुख्य है, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है और यह अव्यय होता है। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ तो पहला पद प्रधान हुआ, यहाँ पर दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। जैसे एक हम उदाहरण दें, राजकुमार, अगर हम लिख दें राज, बहुत आसान उदाहरण से समझा रहे हैं, राजकुमार यहाँ पर लिख दें तो हम कहेंगे राजकुमार किसके लिए बोलते हैं, इसमें दो पद है, एक तो राज यानी राजा और दूसरा है कुमार। राजकुमार किसके लिए बोलते हैं, राजा के लिए कि कुमार के लिए? जाहिर सी बात है कि राजा के कुमार के लिए, बेटे के लिए, तो इसलिए उत्तर पद के अनुसार ही अर्थ बनता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर पद यानी बाद वाला पद ही प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। दूसरी पहचान क्या होती है इसकी, कि जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं। कारक समझते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये कारक चिन्ह है। तो पहला जो कारक है कर्ता कारक और नीचे से सबसे अंतिम कारक है संबोधन, ये दोनों चिन्ह नहीं आते हैं, लेकिन बाकी सभी कारक के चिन्ह किसी न किसी रूप में आ जाते हैं विग्रह करने पर। उत्तर पद प्रधान है और कोई कारक का चिन्ह आ जाता है। यही बात यहाँ पर भी है। देखिए द्विगु समास में भी और कर्मधारय समास में क्यों इसके भेद हैं, क्योंकि दोनों में उत्तर पद ही प्रधान होते हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए बाद वाला पद प्रधान होता है, अभी हमने बताया ये राजकुमार के उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर हम विग्रह कर लेते हैं एक उदाहरण, देशभक्ति। अब इसका हम विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति। देखिए के लिए एक कारक चिन्ह आ गया है, कारक चिन्ह आने की वजह से हम कहेंगे तत्पुरुष समास है। ऐसे ही रोग मुक्त दूसरा शब्द है, रोग से मुक्त विग्रह करेंगे हो जाएगा रोग से मुक्त। देखिए यहाँ पर कारक का चिन्ह आ गया ना, तो ये कारक का चिन्ह आते ही आपको समझ जाना है कि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तीसरा देखते हैं द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान हुआ, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हुआ, और द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, दोनों शब्द आपस में संघर्ष करते हैं मुख्यता के लिए। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, द्वंद्व मतलब संघर्ष होता है, संघर्ष करना मतलब द्वंद्व होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द जो हैं ये प्रधान होते हैं, समान अधिकार रखते हैं। तो जैसे एक उदाहरण अन्न जल, इसका विग्रह करेंगे और अन्न और जल। इसकी खासियत यह है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं द्वंद्व समास का, तो एक नया शब्द जो आता है और तथा या ऐसे शब्द आ जाते हैं, अन्न जल अन्न और जल। देवासुर, देव और असुर। अधिकांशतया इसकी पहचान ये है, लोग बताया करते हैं कि ये जो पद होता है बीच में योजक का चिन्ह होता है, हाइफन का चिन्ह होता है, ये इसकी पहचान है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। अगर हम कहेंगे गांव गांव, तो गांव गांव लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं, गांव, और यहां पर भी बीच में योजक का चिन्ह देते हैं गांव। अब बताइए यहां पर भी योजक का चिन्ह है, तो क्या इसे हम द्वंद्व समास कह देंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका विग्रह होता है प्रत्येक गांव, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसलिए अधिकांशतया होता है कि बीच में योजक चिन्ह आता है, लेकिन यही केवल
पहचान इसकी नहीं है। अब नीचे देखिए देवासुर शब्द है, यहाँ तो योजक चिन्ह नहीं है, जबकि देव और असुर यहाँ दो शब्द है और विग्रह करते समय और शब्द आ गया, इसलिए यह द्वंद्व समास है। यहाँ पर दोनों पर पद प्रधान हुए। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पर एक अन्य पद आ जाता है। कैसे? हम उदाहरण देंगे एक नीलकंठ। अब इसका हम विग्रह करते हैं। नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। अब ये शिव शब्द जिसके लिए ये नीला कंठ आया हुआ है, इसमें है क्या? नीलकंठ में तो यह शिव नहीं है, एक अन्य पद, इसी को कहते हैं कि एक अन्य पद आ जाता है, एक अन्य पद प्रधान होता है, दूसरा पद जो यहाँ पर नहीं है वो आ जाता है शिव। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दशानन। दशानन, दश आनन है जिसका अर्थात रावण। रावण को कहते हैं ना दशानन, तो इसमें रावण शब्द तो नहीं है, एक तीसरा शब्द आ गया रावण, इसी को कहते हैं अन्य पद प्रधान होना। अब यहां पर देखते हैं तत्पुरुष समास के दो और भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहचान इसकी ये द्विगु समास को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो शब्द रहता है, पद रहता है, इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है। तिरंगा हम कहेंगे तो रंग के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें कोई संख्यावाचक शब्द आ जाता है। तिरंगा, ती का मतलब तीन, तीन रंगों का जब विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? समाहार या समूह लिख देते हैं। तीन रंगों का समाहार या तीन रंगों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। चौराहा, चौ मतलब चार, चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास का उदाहरण। कि इसमें सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि इसका पहला पद जो है संख्यावाचक रहता है। जैसे ही संख्यावाचक दिखाई दे, आप समूह या समाहार करके उसे आप उसका विग्रह कर सकते हैं और ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। इसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हम बोलेंगे नीलकंठ, तो नील के लिए नहीं है, नीले के लिए यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, कंठ के लिए नीला बोल रहे हैं। तो इसकी पहचान ये है कि दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध रहेगा, एक विशेषण रहेगा दूसरा विशेष्य रहेगा, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध दोनों पदों में रहेगा। यही इसकी पहचान है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ऐसे विग्रह करेंगे तो देख रहे हैं नीला जो ये पद है ये विशेषण का काम कर रहा है कंठ के लिए। कंठ विशेष्य है, नीला विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीलकंठ में क्या है? नीला विशेषण है और कंठ विशेष्य है, नीला है जो कंठ। दूसरा उदाहरण देखते हैं कमल नयन। यहां पर देखिए दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध है। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, यह उपमेय और उपमान का संबंध है। तो इस तरह से देखते हैं कि कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है दोनों पदों में, या फिर विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। और मैं समझता हूं कि इतनी व्याख्या पर्याप्त है। आप अब पूरी तरह से समझ गए होंगे समास के बारे में, समास विग्रह के बारे में, और कैसे समास को पहचाना जाता है, कैसे विग्रह किया जाता है। विग्रह करके अब जब समस्त पद बनाना है तो ठीक इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे प्रत्येक दिन ये विग्रह करना है तो फिर इसको हम जब समस्त पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। ये कई बार आता है कि एक ही पद का समास का कई तरह से विग्रह किया जा सकता है, तो जिस तरह से विग्रह करेंगे वैसा ही उसका भेद बताएंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं दो उदाहरण, नीलकंठ यहां भी है और नीलकंठ यहां भी है। यानी अगर इसका विग्रह हम करते हैं
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तीसरा पद यहाँ मुख्य है। इस तरह से भी इसका विग्रह करते हैं, तब तो लिखेंगे आप बहुव्रीहि समास। और अगर विग्रह किया गया है नीला है जो कंठ, कंठ का विशेषण ये बन गया। अगर इस तरह से विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाकर अगर आप विग्रह करते हैं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए दशानन शब्द, यहाँ भी संख्यावाचक शब्द है, 10 शब्द है ना, दशानन में 10 शब्द जो है यहाँ पर ये संख्यावाचक शब्द है, लेकिन फिर भी ये बहुव्रीहि समास की तरह यहाँ पर विग्रह किया गया है। 10 आनन है जिसका, अर्थात रावण, तीसरा पद आ गया। लेकिन अगर हम इसी का ऐसे विग्रह करेंगे कि 10 आनन का समूह या 10 आनन का समाहार, तब यह कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि इसी की विशेषता है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक है। तो जिस तरह से आप विग्रह करते हैं उसी तरह से उसका समास का नाम भी बताना होता है। धन्यवाद।